नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। पुनः नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। इतिहास विषय पर ही चर्चा हो रही थी। इतिहास जानने के स्रोत के विषय में मैं चर्चा कर रहा था। पिछली वीडियो इतिहास जानने के स्रोत में पुरातत्व पर आधारित था, यानी पुरातत्व के अंतर्गत क्या क्या आता था मैंने चर्चा किया था। इसमें भी देखेंगे पुरातत्व के अंदर जो अभिलेख का चर्चा मैंने किया था, और आज जो है मुद्राएं के विषय में मैं चर्चा करूँगा, ठीक है ना। तो पुरातत्व के अंदर जो मुद्राएं थी, अब देखिए, तो जो प्राचीन मुद्राएं होती थी मुख्य रूप से मिट्टी की, धातु की होती थी, है ना। जो प्राचीन मुद्राएं थी वो मिट्टी और धातु की होती थी, जिस पर जो वर्तमान नरेश होते थे उनके चित्र होते थे, है ना। सामंत जो होते थे उनके चित्र होते थे, पदाधिकारियों के भी होते थे, गण होते थे, निगम होते थे, व्यापारी। इस प्रकार की जो चिन्ह थे, है ना, वो मुख्य रूप से मुद्राओं से ही प्राप्त होते हैं। तो जिस पर प्रायः किसी नरेश या व्यक्तिगत उनके नरेश का नाम हो, सामंत का नाम हो, पदाधिकारी का नाम हो, गण का नाम हो, निगम कौन सा है, व्यापारी वर्ग कौन सा है, इस तरह से सिक्कों पर जो है मुद्राओं पर या सिक्कों पर उत्कीर्ण होते थे। तो मुद्राओं पर इस तरह से, यानी कि मिट्टी और धातु की मुद्राएं प्रचलन में था उस समय। और इसके साथ साथ भारतीय इतिहास की जो जानकारी आपको मिलती है, भारतीय इतिहास की जो जानकारी मिलती है मुद्राओं से, ठीक ना, वह 206 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक, है ना। 206 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक की इतिहास की जानकारी आपको किससे मिलती है? मुद्राओं से मिलती है। यानी कि मुद्राओं से जो जानकारी मिलती है वह प्राचीन भारतीय इतिहास, यानी 206 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक जानकारी आपको मिलती है प्राचीन भारत के इतिहास की, ठीक है ना। इसके आगे की तरफ चलेंगे तो देखेंगे पहले सिक्कों या मुद्राओं पर केवल लेख नहीं होते थे, है ना। केवल लेख नहीं होते थे, एक तरह से चिन्ह बनाए जाते थे, है ना। जैसे जो पहले सिक्के या मुद्राएं जो जारी होते थे तो उस पर लेख नहीं होते थे, है ना, लेख नहीं होते थे, उस पर चिन्ह बना दिए जाते थे। जैसे व्यापारिक वर्ग का चिन्ह हो गया, निगम का चिन्ह हो गया, तो चिन्ह बनाए जाते। या यूँ कहें कि जैसे जो शासक होते थे, शासकों के राजकीय चिन्ह जो होते थे उस तरह से भी उत्कीर्ण कर दिए जाते थे। तो जिन सिक्कों व मुद्राओं पर लेख नहीं होते थे, केवल चिन्ह मात्र होते थे, तो केवल चिन्ह मात्र होते थे, उसे कहते थे आहत सिक्का। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। आहत सिक्के जो होते थे, यानी जिसे इंग्लिश में कहा जाता था पंचमार्क, है ना। ये पूछता है बराबर कंपटीशन में कि पंचमार्क सिक्का किस प्रकार के होते थे, या आहत सिक्का क्या होता था। तो आहत सिक्का वह होता था जिन सिक्कों या मुद्राओं पर किसी प्रकार के कोई लेख नहीं छपते थे या उत्कीर्ण होते थे, बल्कि चिन्ह उत्कीर्ण होते थे। यानी चिन्ह जिस पे उत्कीर्ण होते थे तो वह आहत सिक्का कहलाता था या पंचमार्क सिक्का कहलाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बराबर कंपटीशन में पूछता है कि पंचमार्क सिक्का जो है वह किस प्रकार का होता था। तो चिन्ह युक्त सिक्का होता था पंचमार्क सिक्का। और क्या है, सबसे पहले यदि देखेंगे तो सिक्कों की बातों में या मुद्राओं के विषय में, तो यूनानी शासकों ने सबसे पहले सिक्के जारी करने का प्रचलन भारत में किया था। यूँ कहें कि प्राचीन भारतीय इतिहास में यूनानी शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के के विषय में सबसे पहले जानकारी प्राप्त होती है ना। तो यूनानी शासकों ने सबसे पहले, ये भी कंपटीशन में पूछता है ना, कि किन शासकों ने सबसे पहले भारत में सिक्के जारी किए थे। तो यूनानी शासकों ने, ठीक है ना, सबसे पहले सिक्के जारी किए थे। और क्या, तो इनके जो यूनानी शासकों के सिक्के होते थे तो उस पर लेख व तिथि उत्कीर्ण होती थी, है ना। जो लेख होते थे या तिथि होती थी उस तरह से उत्कीर्ण होते थे सिक्कों पर। तो तिथि या उत्कीर्ण होती थी कब जारी किया गया है। और क्या होता था, और आगे क्या देखेंगे कि सर्वाधिक जो सिक्के जारी करने का कार्य किया गया है, तो सर्वाधिक सिक्के जो है उत्तर मौर्य काल में
जारी किए गए हैं। किस प्रकार के सिक्के होते थे उत्तर मौर्य काल में? जैसे शीशे के होते थे, है ना, पोटीन के सिक्के होते थे, तांबे के सिक्के होते थे, कांसे के सिक्के होते थे, चांदी के सिक्के होते थे और सोने के सिक्के होते थे। तो विभिन्न धातुओं के जो सिक्के होते थे, है ना, ये है सर्वप्रथम सर्वाधिक जो सिक्के जारी करने का कार्य जो किया गया था वह उत्तर मौर्य काल में किया गया था। तो इस प्रकार के सिक्के जो जारी हुए थे। और देखते हैं अगला, आपने देखा होगा सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। तो इस तरह से पोटीन के भी सिक्के जारी किए थे, तांबा, कांसा, चांदी, सोने के। अगला देखेंगे कि कुषाण शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये पूछता है कि किन शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। तो शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाण शासकों ने जारी किए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बराबर कंपटीशन में आता है। अगला देखेंगे कि गुप्त शासकों के विषय में क्या प्रश्न आता है? सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी करने का जो कार्य किया था वो गुप्त शासकों ने किया था। देखिए 2 प्रश्न यहाँ कन्फ्यूजन की, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 प्रश्न इसके बहुत कन्फ्यूजन के आते हैं। सर्वाधिक शुद्ध सोने सिक्के जारी करने का कार्य कुषाणों ने किया था और सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी करने का कार्य गुप्त शासकों ने किया था। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, यानी शुद्ध सोने की बात आएगी तो कुषाण शासकों ने जारी करने का कार्य किया था। तो इस तरह से बराबर कंपटीशन में प्रश्न आते भी हैं। ये तो पुरातत्व के अंतर्गत मुद्राओं के विषय में थोड़ी सी जानकारी आपको दे रहे हैं। बाकी अभी तो आप जो शासकों के कार्यकाल पढ़ेंगे, किस शासकों ने किस धातु के सिक्के जारी किए थे, उससे क्या क्या जानकारी मिलती है, ये तो बाद में डिटेल में बताएंगे। ये तो पुरातत्व के विषय में आप पढ़ रहे हैं। पुरातत्व के अंतर्गत स्मारक एवं भवन, ठीक है ना। स्मारक एवं भवन देखते हैं कि प्राचीन काल के स्मारक और भवन कैसे थे, उनकी आकृति कैसी होती थी और जो स्मारक भवन बनते थे किस प्रकार से बनते थे, इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती है। इतिहास निर्माण में भारतीय स्थापत्यकारों या वास्तुकारों या चित्रकारों ने अपने हथियार छेनी, कन्नी, तुलिका के विशेष योगदान से बनाया था। साथ ही साथ इसके द्वारा निर्मित प्राचीन जो इमारतें थी, मूर्तियाँ थीं, है ना, अवशेष जो प्राप्त होते हैं, तत्कालीन भारत के सामाजिक, आर्थिक या धार्मिक व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ साथ देखेंगे कि स्मारक भवन के निर्माण में या उनके ध्वंसावशेषों में तो सबसे पहले खुदाई में क्या प्राप्त होता है? हड़प्पा सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो हड़प्पा जो सभ्यता था, है ना, तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कैसे प्राप्त होती है? खुदाई से ही प्राप्त हुई थी, ठीक है ना। अब अगली क्लास में जब आप हड़प्पा सभ्यता के विषय में बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको और अच्छी तरह से बताऊंगा कि हड़प्पा सभ्यता का जन्म कैसे हुआ था। तो ये चूँकि पुरातत्व के अंतर्गत स्मारक भवन नहीं पढ़ रहे हैं आप, तो खुदाई के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। उसके हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो स्मारक भवन निर्माण कराए गए थे उसकी भी जानकारी आपको प्राप्त होती है। अगला देखेंगे कि पाटलिपुत्र की खुदाई से, है ना, पाटलिपुत्र की खुदाई से भी जानकारी प्राप्त होती है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के जो राजप्रसाद थे, है ना, लकड़ी के बने थे, इसकी जानकारी प्राप्त होती है पाटलिपुत्र की खुदाई से। तो लकड़ी के राजप्रसाद बने थे चंद्रगुप्त मौर्य के, इसकी जानकारी आपको कैसे प्राप्त होती है? पाटलिपुत्र के उत्खनन से प्राप्त होती है, ठीक है ना। कौशाम्बी के उत्खनन से या खुदाई से क्या प्राप्त होती है ना। तो कौशाम्बी, ये पाटलिपुत्र जो आपको पता है ये बिहार में है। कौशाम्बी जो है इलाहाबाद सटा हुआ जिला है, उत्तर प्रदेश में ही आपके हैं। तो कौशाम्बी से इसकी खुदाई से क्या प्राप्त होता है? महाराजा उदयन के राजप्रसाद की जानकारी प्राप्त होती है ना। महाराजा उदयन के राजप्रसाद की जानकारी प्राप्त होती है। इस तरह से स्मारक जो भवन बनाए गए थे। अंतरजी खेड़ा, अंतरजी खेड़ा से लोहे के प्रयोग का पहला साक्ष्य प्राप्त होता है। यानी कि अंतरजी खेड़ा से ये प्राप्त होता है कि सबसे पहले लोहे का प्रयोग जो है
कैसे किया गया था। यानी कि लोहे का सर्वप्रथम प्रयोग करने की जानकारी आपको अंतर्जी खेड़ा से प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से भी जानकारी प्राप्त होती है अंतर्जी खेड़ा से, लोहे के प्रयोग करने की जानकारी। और क्या, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन में बराबर आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पांडिचेरी की अरिकामेडु से रोमन के सिक्के, है ना, रोम के सिक्के की जानकारी जो कहाँ से आपको प्राप्त होती है, यह पांडिचेरी की अरिकामेडु से। ये क्वेश्चन कंपटीशन में बराबर आया है कि रोमन सिक्के की जानकारी सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होती है, तो अरिकामेडु से, एक विकल्प होगा अरिकामेडु से। तो पांडिचेरी के अरिकामेडु से रोमन सिक्के की जानकारी प्राप्त होती है, बर्तनों की भी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, मंदिर निर्माण शैली में देखते हैं कि स्मारक और भवन में ही तो मंदिर भी आता है। मंदिर निर्माण शैली में उस समय जो सबसे प्रचलन में था, तो मंदिर निर्माण शैली में तो उस समय 3 शैलियाँ प्रचलन में थी, ठीक है ना, मंदिर निर्माण शैली में। ये भी इम्पोर्टेंट है, बराबर कंपटीशन में आता है ना। मंदिर निर्माण शैली का भी प्रश्न बराबर आता है। उत्तर भारत में जो शैली का प्रचलन था, जिस शैली का प्रचलन था उसे क्या कहते थे, नागर शैली। उत्तर भारत में जिस शैली का प्रचलन था उससे कहते थे नागर शैली। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली प्रचलन में था। तो मंदिर निर्माण शैलियों में 2 शैलियाँ थी, एक थी नागर शैली, उत्तर भारत में प्रचलित थी। दक्षिण भारत में जो प्रचलित थी वो द्रविड़ शैली। दक्षिण भारत द्रविड़ शैली, इस तरह से जोड़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये मंदिर निर्माण शैलियों में आता है। उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली प्रचलन में था। और यदि 2 नागर और द्रविड़ शैली को मिला दिया जाए, इसके मिश्रण से एक नई शैली का विकास उस समय हुआ था, जिसे कहते थे बेसर शैली, है ना। तो बेसर शैली का जो निर्माण हुआ था वह नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रण से हुआ था। यानी कि नागर शैली और द्रविड़ शैली को मिला देंगे तो एक नई शैली का जन्म हुआ था, जिसे कहते थे बेसर शैली, ठीक है ना। तो ये मंदिर निर्माण शैलियों में प्रचलन में उस समय था, ठीक है ना। ये पूरा इसी तरह से इसके विभाजन किए गए हैं। तो आज की जो ऑनलाइन क्लास रही मेरी, मुद्राएं और स्मारक तथा भवन, ठीक है ना, मुद्राएं, स्मारक तथा भवन पे रही हैं। फिर अगले नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।